लेकिन चलिए आर काबिल की बात चर्चा करी जाए। हम सब जानते हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है, वायर्स एंड केबल सेगमेंट की एक दिग्गज कंपनी, और अब तो एफएमईजी स्पेस में भी अपने पैर जमाती चली जा रही है। कभी पढ़िएगा, बहुत बढ़िया जर्नी है इस कंपनी की। एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी से आज कहाँ $2 बिलियन की एंटरप्राइज खड़ी हुई। अच्छा, जितना ग्लोरियस पास्ट है, व्हाट्स इन स्टोर इन द फ्यूचर, उस पर फोकस कर लिया जाए। काबरा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो तिमाही नतीजे जो आप लोगों ने घोषित करे थे उससे शुरू करता हूं, बाकी सारी थ्रेड्स पे होते चलेंगे अपन। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे थे। आय में 19.5% का जंप था। इबीटा बढ़िया डबल होता हुआ नजर आया था। और इस कंपनी के नतीजों में आपको एक सेगमेंट देखना है, वायर्स एंड केबल्स, क्योंकि इस समय तो वही 90% प्लस कंट्रीब्यूट करता है इसके टोटल रेवेन्यूज में। वो सेगमेंट अच्छा करता है तो आर काबिल का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है। और वायर्स एंड केबल्स में आय में 22% का उछाल था इस Q2 में ईयर ऑन ईयर। काबरा सर, क्या ये बहुत अच्छा डिमांड एनवायरनमेंट है या और भी कुछ था जो इस तरह का रेवेन्यू मोमेंटम पकड़ा है हमने? नहीं, डिमांड आपने काफी अच्छी है और इन्वायरमेंट भी काफी पॉजिटिव चल रहा है। और आप देखेंगे तो हमारा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और कुछ जो बीच में कॉपर के भाव बढ़े थे उससे भी थोड़ी अपने वैल्यू जो अपना बढ़ी है। डिमांड लेकिन काफी अच्छी है। कॉपर के भाव बढ़े तो हाँ, तो भाव रियलाइजेशन उस हिसाब से बढ़ रहे होंगे, तो वो रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट कर गया। लेकिन ये कॉपर के भाव, जैसे सोना चांदी का प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिख दिया खूब उफान मचा हुआ है तेजी, तो कॉपर भी कहाँ पीछे है? एमसीएक्स फ्यूचर्स के एक साल का भाव देखो तो 25% तो वो भी उछाल दिखा रहा है। और अब तो ऐसा लगता है जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हायर फॉर लॉन्गर, वैसे ही मूड दिख रहा है। ये कॉपर की कीमतें आपके धंधे पे कैसे इंपैक्ट करती हैं? क्या कस्टमर्स को पूरी तरह से पास ऑन होता है? क्या पास ऑन होता है तो कुछ लैग के साथ होता है? क्या क्या होता है ये कॉपर, जब हम बात करते हैं इतना उछाल दिखा रहा है, तो आपके लिए तो बहुत प्राइमरी इनपुट है, वो कैसे मैनेज करते हो उसको आप? उसका ऐसा है कि देखिए, दो हमारा क्या है कि तीन सेगमेंट है हमारा आर का। हम देखेंगे तो हाँ। एक हमारा एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट में हमको कोई तकलीफ बैक टू बैक होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में हमारा जितना भी है, अभी सेल अननोन, वी बाय अननोन, एंड उसमें हमारा हेजिंग बिल्कुल है, नेक टू नेक रहता है। फिर अननोन जो बाय अननोन मतलब आता है कि आप जो बनाते हो वो अननोन, मतलब कोई ऐसा कोई बायर नहीं सामने खड़ा होता? नहीं नहीं, अननोन ऐसा होता है कि जैसे आपने मेरे को कहा कि मेरा आज ये इतना ऑर्डर है, आप ये एलईडी बुक कर लो, तो हम एलईडी बुक करते हैं उसके बिहार पे, उसी पे उसको माल बेचते हैं। उसको अच्छा, अननोन को unknown बोलते हैं। मीन्स उसको भी मालूम नहीं क्या भाव है, मेरे को मालूम नहीं क्या भाव है, लेकिन मेरे को उसमें एक पैसे का लॉस नहीं है। परफेक्ट है। तो 30% बैक टू बैक हो जाता है हमारा पूरा। हाँ। और दूसरा जो होता है अपना प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जो प्राइसिंग होती है, वो दो तीन क्लॉज अलग अलग टाइप के अलग होते हैं कि अरे लास्ट मंथ कॉपर के एवरेज के हिसाब से आपको प्राइस लगेगा, या एक ईमा का एक पीवीसी क्लॉज होता है, प्राइस प्रोविजन क्लॉज होता है। तो उसमें प्रोजेक्ट में हमारा ईमा का प्रोविजन जो पीवीसी क्लॉज है वो लगता है, तो उसमें हमको जो सारा भाव बढ़ता है वो उसमें कवर हो जाता है। अब आता है फिर रिटेल में जो हो जाता है। अब रिटेल में हम तुरंत भाव नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपका ब्रांड है, आपका पुल फैक्टर है, आपका डिमांड ऐसी सारी रहती है। तो जनरली हम लोग इसमें ऐसा करते हैं कि जब तक 2.5-3% भाव बढ़ता नहीं है या घटता नहीं है, तब तक बढ़ाते नहीं, घटाते नहीं है। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो अभी इस महीने में हमने अभी प्राइस बढ़ाया है वापस, अभी 29 तारीख को फिर बढ़ाएंगे हम लोग। तो मार्केट को देख के करना पड़ता है, क्योंकि रिटेल में जो होता है ऐसी, आपका 2% बढ़ गया, जब 2% बढ़ाओ तो वो उस हिसाब से होता नहीं है। लेकिन वो 2.5 से 3% तक का हम लोग का कुशन रहता है, अगर इससे गोइंग डाउन या अप, तो मार्केट में उसके हिसाब से हम लोग उसको भाव बढ़ा के देते हैं। तो तीनों सेक्टर का, हमारा तीन सेगमेंट का तीन तरह का काम करने का तरीका है। परफेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने कहा कॉपर की क्योंकि कीमतें बढ़ रही थी, उसका भी कुछ हद तक इंपैक्ट होगा रेवेन्यू मोमेंटम में, बिल्कुल सही है। पर 22% जब केबल्स एंड वायर्स का रेवेन्यू बढ़ता है तो उसका ब्रेकअप वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन में क्या है? क्योंकि अदरवाइज आपके मार्जिन अपने आप में भी खूब एक्सपैंड करें। साल दर साल कंपेयर करूं तो इस कॉपर एंड वायर सेगमेंट के मार्जिन ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट्स, और इसके चलते कंसोलिडेटेड बिजनेस के मार्जिन 300 350 बेसिस पॉइंट बढ़ रहे हैं। वो कहां से हो रहा है फिर? देखिए, मार्जिन कैसा है कि हमने जो पहले एक्सपांशन किया था ना, वो केबल हाँ। थी, वी इन न्यू इन केबल, वी हमारी जर्नी कैसी है, हम लोग वायर से केबल में गए। तो इनिशियली जो केबल में हमारे चूंकि साइज छोटी थी, आपके अप्रूवल था, सारे इशू थे, तो हमको उतने प्राइसिंग नहीं मिले, हमारी डिलीवरी बहुत लेट चलती थी है साइज के कारण से। तो लेकिन अब क्या है कि हमारी चूंकि केबल का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो हमको केबल की साइज का भी
प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होने के कारण से हमको प्राइस अच्छे मिलने लग गए, कस्टमर का प्रेफरेंस मिलने लग गया। हमारा भी वॉल्यूम बढ़ने से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो कम हो गई, फिर हमने उस हिसाब से प्राइस गेन भी उसमें लिया है। तो हमने जो पिछले अगर साल भर में देखेंगे तो आपके प्राइस हमारे चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट हो, उसमें हमने उसको, क्योंकि जो आपको ब्रांड क्रिएट करना था वो हमने ब्रांड क्रिएट कर लिया। और अब सवाल आता है अवेलेबिलिटी का। तो अवेलेबिलिटी हमारी जो इम्प्रूव होने के कारण से कस्टमर का प्रेफरेंस जो हमारे पास आ रहा है और डिमांड आ रही है, उसके कारण से हमारा ये मार्जिन बढ़ रहा है। तो क्रिएट कर लिया, और काबरा सर खूब एग्रेसिव रहे एडवर्टीजमेंट में। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री एवरेज से तो कहीं ज़्यादा एड स्पेंड भी करे आपने उस ब्रांड को खड़ा करने के लिए। अच्छा, मार्जिन्स इंप्रूव होके ओवरऑल कंपनी के 8.1% पे आए Q2 में। मुझे याद पड़ता है कुछ समय पहले सीएफओ साहब से जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने गाइड करा था कि हम डबल डिजिट मार्जिन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि 10-11% मार्जिन की तरफ जल्द बढ़ते हुए नजर आएंगे। कब तक ये आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो अचीव होगा? और अगर ये मार्जिन इस तरह से एक्सपैंड होने हैं तो क्या लीवर्स हैं? ये ज्यादा एसेट बेहतर तरीके से स्वेट कर रहे हो आप लोग, इसीलिए मार्जिन इंप्रूव हो रहे होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली जो हमारा जो बात है ना कि यानी एवरी ईयर विल इंक्रीज 1% मार्जिन। हाँ, जितनी वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम के कारण से तो और दो साल की जर्नी है। क्योंकि हमारा क्या है कि मार्जिन पहले कम थे, तो हमारा पूरा इम्प्रूवमेंट फोकस जो है अभी पूरा मार्जिन पे भी और ग्रोथ पे भी है। पहले जो फोकस था पूरा ग्रोथ पे था, अब ये दोनों पे है। काबर सर आप हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बहुत दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है। वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री बीच में बड़ी चर्चा में आई थी जब वो कहते हैं ना, डीप पॉकेटेड कॉर्पोरेट्स कह रहे थे हम उतरेंगे। कोई आदित्य बिरला ग्रुप बोला, कोई अदानी ग्रुप बोला कि इस इंडस्ट्री में हम उतरेंगे। जिन जिन से चर्चा हुई सब कह रहे थे कंपटीशन तो अच्छा है, हेल्दी होता है, बड़ा ग्रोइंग बाजार है, सबके लिए जगह। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर काबरा सर, आई एम श्योर जब इतने डीप पॉकेटेड प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आपके वायर्स एंड केबल्स को अनसेटल करने के लिए घुस रहे हैं तो बोर्ड में आप लोग चर्चा जरूर करते होंगे। कितना कंसर्न इन डीप पॉकेटेड प्लेयर्स की एंट्री का? कैसे आप अपना शेयर डिफेंड करोगे, कैसे आप ग्रो करोगे, कैसे आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो इन प्लेयर्स की एंट्री के बीच? नहीं देखिए, जब भी ऐसे बड़े कॉर्पोरेट्स आते हैं तो हम भी अपने आप को इंस्टॉल करके रखें, हम भी हमारा एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब देखेंगे तो वायर एंड केबल की जो डिमांड है, जो आने वाले कम से कम 10 से 15 साल तक, अब दुनिया में कहीं भी जाइए तो सब्जेक्ट एक ही चल रहा है, वो चल रहा है एनर्जी ट्रांजिशन। अपना पूरा फोसिल फ्यूल से जो ग्रीन की जर्नी है, तो अगर आप देखेंगे तो केबल में कहीं भी दो तरह के अपनी दुनिया है। एक भारत है या मिडिल ईस्ट है तो डेवलपिंग वर्ल्ड है, तो वहाँ पे अपना नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई दुनिया चल रही है, तो वहाँ पे एक एक्सपांशन के हिसाब से वहाँ पे केबल की डिमांड है। अगर आप देखेंगे यूरोप है या अमेरिका है, तो उनका डेवलपमेंट आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले, 90 साल पहले हो गया। तो उनको जो पुराने सारे केबल का रिप्लेसमेंट करना है, तो ये पूरी जो जर्नी आप कंप्लीट देखेंगे, और जिस ढंग से अपना पावर पावर अभी दुनिया में एक्सपोर्ट होने का बहुत बड़ा गेम है। अभी आप देखेंगे तो मोरक्को से अपना पावर होता है 3000 मेगावाट, और यूके सप्लाई करता है। अभी मैं पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी के साथ में बिजनेस डेलीगेशन में ओमान में था। तो ओमान में देखेंगे तो ओमान के पास भी एरिया बहुत है, सन बहुत है, बहुत बड़ा। तो ओमान के पास भी एक नई अपॉर्चुनिटी होती है कि ओमान ने भी डिक्लेयर किया कि हम 2040 तक इसको पूरा कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। और उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास लैंड है, उनके पास सन है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे न सन है न लैंड है। तो ये पावर जो है यहाँ से एक्सपोर्ट, अरे आज तक मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट होता था, आप देखेंगे बहुत जल्दी, अरे 4-5 साल में, 7 साल में, कि आपका पावर दुनिया में कहीं भी होगा, आप पावर कहीं भी कंज्यूम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में 24 घंटा सूर्य भगवान की कृपा रहती रहती है। तो ये जो सारा ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, जो जिस ढंग से डेवलप वर्ल्ड में मेट्रो आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, जिस प्रकार का अर्बनाइजेशन हो रहा है, चीजें सारी चेंज हो रही है। आप देखेंगे डेटा सेंटर जो है, डेटा सेंटर विल कंज्यूम 6% ऑफ केबल इन द वर्ल्ड। यस। अरे एक नया कैटेगरी खड़ी हुई है जो आज पिछले 10 साल में शुरू हुई थी, लेकिन जो रियल पीक अच्छा, अब तो उसका डेटा सेंटर का बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं आने वाला था डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी पे। खूब खर्चा होना है, गजब के सीएजीआर से डेटा सेंटर में ग्रोथ आएगी, हायर सिंगल डिजिट। कई लोग तो कहते हैं डेटा सेंटर के खर्च में केबल्स का हिस्सा होगा केपेक्स में। कोई सर। स्पेशलाइज तरह के वायर चाहिए होते हैं उसके लिए क्या? नहीं और नहीं, आरआर केबल बनाता है क्या वो? आधार कार्ड बनाता है, डेटा सेंटर को सप्लाई भी करते हैं। डेटा सेंटर की सारी रेंज हमारे पास, कंप्लीट रेंज है टोटल।
तो डेटा सेंटर जो है ना, ये अपने आप में एक पूरा गेम चेंजर है, आप समझिए। है ना, एक तो डेटा सेंटर में कंजम्पशन होगा। अरे अभी मैं कनाडा था, हमारा कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड ओवर की सारे केबल मैन्युफैक्चरर्स की, तो उसमें भी ये था कि 6% ऑफ केबल विल बी कंज्यूम बाय डेटा सेंटर। ये तो हो गया डेटा सेंटर जो खुद कंज्यूम करेगा। अब चूंकि डेटा सेंटर के कंजम्पशन के लिए जो पावर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उसमें डिमांड आने वाली है। तो हाँ, तो तीसरी जो बेसिकली आप कह रहे हो ग्लोबली अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो ऐसे बड़े प्लेयर्स अगर एंटर भी कर रहे हैं तो ऐसा कोई धंधे पे धक्का नहीं होना, सब ग्रो कर रहे होंगे, ये कहना चाहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। और इन द मीन टाइम क्या होता है कि हर टाइम के साइकिल में देखेंगे तो हर 2 4 5 साल में जो एकदम छोटे छोटे प्लेयर होते हैं, हाँ वो बंद भी तो होते हैं ना। हाँ। अच्छा, हर ये हर 1200-1400 करोड़ रुपए का केपेक्स अनाउंस किया है हमने। अब इसमें हाँ कुछ केबल वायर्स एफएमपीईजी सब में जा रहा होगा। हमारी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट या डेट है नहीं बुक्स पे, अब नेट देखूं तो, है ना? तो ये 1200-1400 करोड़ पे इंटरनल एक्रूवल्स है या कुछ डेट भी लेने की जरूरत पड़ेगी? और ये कमिश्निंग कब हो रही होगी इन प्रोजेक्ट्स की? शायद जरूरत नहीं पड़ेगी डेट की, लेकिन जो सारे काम चालू है, कंस्ट्रक्शन चालू है, मशीनों के ऑर्डर दे दिए, तो जो भी टाइम पे हमारे सीएफओ साहब ने दिया, आप देखेंगे तो उस हिसाब से जो बिल्कुल हर चीज एकदम टाइम पे चल रही है बिल्कुल। अच्छा, एक वो एफएमईजी आप आए हो तो है 9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। चलिए, सीजनैलिटी थी, आपके पीयर्स ने भी ठंडे रिजल्ट घोषित करे तो वहां पे रेवेन्यू फ्लैट था, पर वो अभी वो ब्रेक इवन नहीं आया है उस बिजनेस का। देखिए, ब्रेक इवन के टाइमलाइंस किस पे वर्क कर रहे हो? कब तक एफएमईजी का धंधा ब्रेक इवन हो जाएगा, मुनाफे में आ रहा होगा? सी ब्रेक इवन जो है, ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर या अपना नेक्स्ट ईयर के जो फर्स्ट क्वार्टर में ब्रेक इवन आ जाएगा हमारा। और ये धीरे धीरे की जर्नी है अपने आप में। तो अभी हम लोग काफी साल हो गए, तो अगर हमारा जो इकोनॉमी रेंज से हम धीरे धीरे प्रीमियम रेंज में जा रहे हैं, उसके कारण से इसका भी ब्रेक इवन आ जाएगा। प्लस हमारे जो कमर्शियल लाइटिंग बिजनेस है, उसमें हमने काफी, तो जो हमने मतलब कंपनी ये एक्वायर की थी। 26 छोड़ देता हूँ, 27 में आ जाएगा, ऐसा पकड़ लूं, मोटा मोटी आ ही जाएगा 27 में। 27 में आ जाएगा, 27 में आ जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। परफेक्ट। एक आखिरी सवाल, आपने यूएस एक्सपोर्ट्स वगैरह खूब बात करी, वो टैरिफ लगा हुआ है, आपका एक्सपोर्ट, आप सबसे बड़े एक्सपोर्ट प्लेयर हो केबल्स और वायर्स के, हाँ। है ना? अब वो कितना यूएस को करते थे, ये टैरिफ से कितना धंधे पे इम्पैक्ट धंधे पे पड़ गया? सब कहते हैं अरे बाकी जगह हम वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं वो, डील्स करे चले जा रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं। इसका कुछ फायदा आप लोग को हो रहा है क्या? ये यूएस का धंधा शिफ्ट हो पा रहा है कहीं और, किसी और ज्योग्राफी में? ऐसा है कि हमारा यूएस का बिजनेस बहुत कम था। एक्चुअली हम लोग रिसेंटली प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे यूएस के लिए। तो यूएस का अपना जो काम है हमारा काफी, यानी परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो पूरे कंपनी के टर्नओवर में देखेंगे तो भी बहुत नेग्लिजिबल। और एक्सपोर्ट के जो परसेंटेज है, हमारे जो एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है, उसका 7-7% हमारा यूएस मार्केट था। तो उसमें थोड़ा सा इम्पेक्ट है, लेकिन फिर भी यूएस में हमारा काम चालू है। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि जो ड्यूटी का जो चल रहा है उसका 1 आध महीने में क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन इट्स अ गुड लेसन फॉर ओवरऑल इंडस्ट्रीज की किसी एक देश पे डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है। और लकीली हम लोग मतलब बेसिकली यूएस पे बच गए, आप डिपेंडेंट नहीं प्रोडक्ट है। डेवलप कर रहे थे, इस बीच टैरिफ लग गया तो अभी धंधा आ नहीं रहा था। आ रहा है, तो आ काबरा रहा सर की है। किस्मत अच्छी है। अच्छा काबरा सर, वो सीएफओ ने एफएमईजी के रिजाइन किया था, 15 तारीख लास्ट डेट है, शायद उसके इफेक्टिव, उसके बाद वो नहीं होंगे, तो रिप्लेसमेंट के लिए क्या रेज्यूमे में मंगा रहे हो आप? वो सर, वो बाकी बोर्ड बताएगा। मैं तो बोर्ड में भी हूँ नहीं सर, तो बोर्ड बता देगा आपको। तो कोई बता ही नहीं रेज्यूमे, वीरो रेज्यूमे की आखिरी तारीख भी नहीं दी काबरा सर ने, तो मैं तो अपनी फीलिंग जमा रहा था अपन दोनों की। काबरा सर, ये वीरू एक चीज और पूछ रहे थे, वीरू कहाँ है? वो आप जब डेलीगेशन में प्रधानमंत्री के साथ ओमान जाते हो तो उन्हीं के हवाई जहाज में जाते हो क्या? फिर उन्हीं के साथ नहीं, खाना नहीं, पीना होता है आपका क्या? नहीं, आपको मालूम सिक्योरिटी बहुत होती है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हमारे साथ में थे पहले दिन, पूरा दिन, जो शाम को डिनर भी था हमारे साथ में, लंच भी था। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आप जानते हैं ना कि उनका एक अलग ही सिक्योरिटी इतनी चलती है, लेकिन प्रोग्राम में साथ में थे। अच्छा काबरा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में सब कुछ। काबरा सर कॉन्फिडेंट हमेशा की तरह आगे के आउटलुक को लेकर, बढ़िया इंडस्ट्री है, सही समय पे कंपनी बड़ी हुई है और आने वाले कई सालों तक इंडस्ट्री का मोमेंटम ऐसे ही सस्टेन कर रहा होगा वायर्स एंड केबल्स का। ब्रेक।